ब्लीडिंग के जो मरीज होते हैं, जो काफ़ी कॉमनली मेरे पास मरीज आते हैं ब्लीडिंग का रिस्क लेके। तो ब्लीडिंग, आज हम ब्लीडिंग के बारे में बात करेंगे, उसके साथ क्या रिस्क हैं और उनके किस तरह के ट्रीटमेंट है। तो अमूमन ब्लीडिंग दो तरह की होती है, एक ऊपरी और एक अंदरूनी ब्लीडिंग। ऊपरी मतलब सुपरफिशियल, अंदरूनी मतलब डीप, शरीर के अंदर जो ब्लीडिंग होती है। तो जो सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है, ऊपरी जो ब्लीडिंग होती है, इसमें अच्छी बात ये होती है कि एक तो ये हमें ऊपर से साफ दिखती है मरीज को, कि जैसे उंगली कट गई तो ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर कहीं हाथ पे चोट लग गई तो ब्लीडिंग होने लग गई, वो मरीज को यूजली दिखती है। और उसी के साथ मरीज कई बार काफ़ी घरेलू इलाज करके इससे ठीक भी हो जाता है। अब जैसे कि अगर चौके में काम कर रहे हैं, चाकू से उंगली कट गई, तो उस केस में मरीज जो है उस पर प्रेशर लगा लेता है या फिर बैंडेज लगा लेता है ना। उस कट जो जहाँ पे कटा हुआ है उसको दबा लेता है। उसके साथ अगर बहुत ज़रूरी होता है तो कई बार खून गाढ़ा करने की दवाइयाँ होती हैं, जो दे के मरीज का आराम भी मिल जाता है। लेकिन अगर यही ब्लीडिंग अंदर होने लगे जो कि आंखों से ना दिख रही हो, तो ये बहुत ही रिस्की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं चलता है मरीज को कि ब्लीडिंग किधर हो रही है, कहाँ से हो रही है, और मरीज जो है एकदम से खराब होने लगता है, उसका बीपी बहुत फॉल हो जाता है और वो कई बार बेहोश भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि किस तरह का इलाज किया जाए। तो आज तक जो अंदरूनी ब्लीडिंग हो है उसमें किया जाता था कि या तो पहले एक सोनोग्राफी या फिर सीटी स्कैन करा के देखा जाता है कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, और जहाँ से भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए दवाई दी जाती है खून गाढ़ा करने की। जैसे कि कई बार आप देखेंगे ट्रेनेक्सा या फिर विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं, या फिर बुट्रोपॉज करके इंजेक्शन होता है वो देते हैं डॉक्टर्स, ताकि ये ब्लीडिंग रुके। लेकिन अगर ये ब्लीडिंग फिर भी चालू रहे तो ऐसी स्थिति में अगर दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही, तो ऐसी स्थिति में एक सबसे अच्छा इलाज होता है जो कि सबसे फाइनल इलाज करके देता है मरीज को, जिसमें हमें कोई बड़ी सर्जरी नहीं करनी पड़ती। इस चीज़ का नाम होता है एम्बोलाइजेशन। तो एम्बोलाइजेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे वीडियो में। तो इंटरनल जो ब्लीडिंग होती है वो जो कॉमनली जिन तरह की होती है, उसमें सबसे पहला आता है ब्रेन हैमरेज, ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाना, जिसको हम लोग इंट्राक्रेनियल हैमरेज बोलते हैं। इसके अलावा बच्चेदानी के अंदर से ब्लीडिंग होना, मतलब महिलाओं को माहवारी के रास्ते बहुत तेज ब्लीडिंग होती है। ये खासकर उन मरीजों में ज़्यादा होती है जो महिलाएं जिनके जस्ट अभी बच्चा हुआ है, या फिर बच्चा होने के बाद वाला जो पीरियड होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। इसके अलावा अगर मानिए कभी एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई खासकर लीवर के मरीज है जिनका लीवर खराब है, उन मरीजों में पेट के अंदर बहुत तेज ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा एक और ब्लीडिंग होती है जिसमें हिमेटेमेसिस बोलते हैं इसको मतलब मरीज जो है खून की उल्टियां करने लगता है। ये जो मरीज खासकर जिनका लीवर खराब है या फिर लीवर सिरोसिस की कंप्लेन है, खासकर अगर पहले बहुत शराब पीते हो, ऐसे मरीजों में अगर हिमेटेमेसिस हो रही है तो इसको भी हम लोग एम्बुलाइजेशन की विधि के साथ ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ब्लीडिंग होती है जिसको हम लोग एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। एपिस्टैक्सिस मतलब नाक से बहुत तेज खून आना, और ये अमूमन दबाने पे, नाक अगर जोर से दबा के रखेगा मरीज तो वो सेटल भी हो जाता है, लेकिन कई कई केसेस में ये सेटल नहीं होता। इसके अलावा एक और ब्लीडिंग होती है हीमेचूरिया। हीमेचूरिया का मतलब ये होता है कि जो मरीज का जो पेशाब है उसमें बहुत तेज खून आने लगता है। ये उन मरीजों में भी होता है जिनको या तो कुछ प्रोस्टेट की दिक्कत है, या फिर कुछ किडनी में कभी कोई ऑपरेशन किया गया है, या फिर कोई पथरी की वजह से हो रहा है। और एक और तरह की जो ब्लीडिंग होती है वो संडास के रास्ते बहुत तेज ब्लीडिंग होना, जिसको हम लोग ब्लड इन स्टूल्स बोलते हैं। तो जो ये ब्लीडिंग होती है ये सारी काफ़ी मैसिव ब्लड लॉस करा देती है मरीज का, जिसकी वजह से मरीज की काफ़ी कंडीशन सीरियस हो जाती है। तो एम्बुलाइजेशन होता क्या है? एम्बुलाइजेशन एक स्पेशल तरह का ट्रीटमेंट है जिसमें हम जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन बोलते हैं। ये आप लगा लीजिए, ये उसी तरह की मशीन होती है जैसे कि ये जो दिल के डॉक्टर होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, जब वो जिस मशीन में एंजियोग्राफी करते हैं हार्ट की, उसी तरह हम लोग डिजिटल एंजियोग्राफी का होती है उसी मशीन में। उसमें हम शरीर के जिस अंग से भी ब्लीडिंग हो रही है उसका हम एंजियोग्राफी करते हैं। तो ये पूरा डिजिटल एंजियोग्राफी करने के लिए मरीज की हाथ की हथेली की खून की नस या फिर पैर की टांग की खून की नस में हम लोग पतला सा तार डालते हैं,
उस तार को लेके जाते हैं जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है, और वहाँ पे हम दवा डाल के देखते हैं कि ब्लीडिंग किस नस से हो रही है एग्जैक्टली, किस शरीर के किस स्पेसिफिक पार्ट से हो रही है। और इसको अगर हमें लगता है तो हम वहीं पे इन नसों को ब्लॉक कर देते हैं। तो ब्लॉक करने के लिए मतलब आप ये लगाइए कि जैसे एक पानी का पाइप है जिसमें पानी बह रहा है तेजी से, अगर उसमें हम सीमेंट डाल दें या फिर कंकड़ डाल दें तो अंदर ही अंदर ब्लॉक हो जाता है। उसी तरह हम लोग एम्बोलाइजेशन में भी हमारे स्पेशल तरह के पार्टिकल होते हैं और एम्बोलिक एजेंट होते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं और नसों को हम ब्लॉक करते हैं। तो जो एम्बोलाइजेशन पार्टिकल हैं, मतलब हम किन चीज़ों से हम ये नसों को ब्लॉक करते हैं, तो इसमें कई तरह के हमारे एम्बोलाइजेशन पार्टिकल होते हैं, तो मटेरियल होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है ग्लू। ग्लू आप ये लगाइए, आम भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो फेविकॉल, अगर आपने देखा है कि जैसे ही फेविकॉल की एक बूंद गिराते हैं, गिरते ही तुरंत हार्ड हो जाती है, उसी तरह एक ग्लू होती है। हालांकि ये फेविकॉल या फिर फेविक्विक जैसी नहीं होती, उससे काफ़ी अलग मटेरियल होता है। ये एक नीले रंग का मटेरियल होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जहाँ पे भी ब्लीडिंग हो रही है उस नस के अंदर जाके इसको डालते हैं, और इसको इस तरह डाला जाता है कि ये डालते डालते अंदर ही अंदर एकदम से जाम कर देती है उस नस को और ब्लीडिंग रुक जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो हम लोग एम्बोलाइजेशन के लिए खासकर इस्तेमाल करते हैं, और ये जिसको हम लोग कॉइल बोलते हैं। तो कॉइल जो है ये एक तरह का मेटल होता है जो प्लैटिनम की धातु होती है। अगर आपने कई बार देखा होगा कि आजकल प्लैटिनम की धातु का अंगूठियां या फिर सोनार के दुकानों पर भी मिलती हैं, तो उसी धातु से ये बनाया जाता है। और इस धातु का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ही शरीर के लिए कुछ भी नुकसानदायक नहीं होती है। तो ये जो कॉइल जो होती है एक तरह का छल्ला होता है प्लैटिनम का बना हुआ। इसको हम जो भी हमें खून की नस जिसमें खून का गोला बन गया, एन्यूरिज्म बन गया, जिसकी फटने की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, उसके अंदर डाल के जब हम अपने पतले से कैथेटर से ये छल्ले को डालते हैं तो अंदर ही अंदर उस नस को जाम कर देता है और जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। इसके अलावा एक जो हमारा तीसरे तरह का एम्बोलिक एजेंट होता है जिसको हम लोग पार्टिकल बोलते हैं। पार्टिकल मतलब आप ये लगा लीजिए एक तरह का, जैसे जिस तरह रेता होती है या फिर बुरादा होता है, बहुत ही बारीक बारीक होता है, उसी तरह का ये पॉलीविनाइल अल्कोहल के बना हुआ एक पार्टिकल होते हैं। और इनको हम अपनी सिरिंजेस में लेके जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे हम डालते हैं और वो अंदर ही अंदर उस नस को जाम कर देता है। इसके अलावा एक सबसे एडवांस जो एक हम लोग एम्बोलिक एजेंट यूज़ करते हैं उसका नाम है ग्राफ्ट। तो ये जो ग्राफ्ट है ये एक स्पेशल तरह का एजेंट है। इसमें क्या होता है, एक ही मेटल की ट्यूब होती है जिसपे एक तरह का प्लास्टिक की या फिर आप पॉलीमर की कोटिंग समझ लीजिए, बहुत एडवांस पॉलीमर की कोटिंग होती है। और जो ये स्टेंट ग्राफ्ट होता है इसको हम लोग जो भी, अगर मानी कोई खून की नस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सिर्फ बंद करने से ब्लीडिंग तो रुक जाएगी लेकिन आगे के जो ऑर्गन या फिर जो भी मांसपेशी है उसमें खून बहना रुक जाएगा, जिसकी वजह से वो मांसपेशी या ऑर्गन वो खराब हो सकता है, उस केस में हम लोग एक ग्राफ्ट डालते हैं ताकि सिर्फ ब्लीडिंग ही बंद हो, लेकिन जो टिश्यू है जिसमें खून का बहाव चालू रहना चाहिए उसको वो खून का बहाव भी मेंटेन कर लेती है अपने में। तो एम्बोलाइजेशन जो है यूजुअली जो हम जब भी हम करते हैं तो ये काफ़ी क्योंकि ये इतने एडवांस चीज़ें इसमें हम यूज़ करते हैं, बहुत तेज़ी से किया जाता है और यूजुअली हमेशा समय रहते हुए इसका एम्बोलाइजेशन की ट्रीटमेंट हमेशा, अगर कोई मरीज है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है दवाओं से, तो हमेशा ऐसे मरीज ध्यान रखें कि अपने डॉक्टर से इस ट्रीटमेंट के लिए डिमांड करें, क्योंकि उसी से मरीज की अच्छी रिकवरी भी होती है। नहीं तो क्योंकि समय रहते अगर नहीं किया गया तो मरीज के लिए बहुत दिक्कत बढ़ भी जाती है। तो एम्बोलाइजेशन जो है वो काफ़ी सुपीरियर ट्रीटमेंट है, मतलब एक सर्जरी से कहीं ज़्यादा बढ़िया ट्रीटमेंट है। इसका जो मेन कारण ये है कि इसमें कोई एक तो बड़ा चीरा नहीं लगाना पड़ता, मरीज को हमें पूरा बेहोश नहीं करना पड़ता, मतलब जनरल एनेस्थीसिया जो रहता है जो कि अपने में बहुत बड़ा रिस्क होता है वो नहीं करना पड़ता। और इसके साथ ये काफ़ी तेज़ भी होता है, एक किसी सर्जरी के मुकाबले ये काफ़ी तेज़ी से होता है, क्योंकि इसमें जो हम लोग मशीन और टेक्निक यूज़ करते हैं वो काफ़ी एडवांस्ड होती है।
तो जो एम्बोलिक पार्टिकल मैंने आपको बताया, एम्बोलिक एजेंट जो मैंने बताया, ये इनमें खास बात क्या होती है कि जब भी हम ये किसी नस में डालते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही उन नस को ब्लॉक करती है ताकि तब तक ब्लीडिंग कंट्रोल में आ जाए। उसके बाद वो नस भी कई बार अपने आप खुल जाती है जब ब्लीडिंग कंट्रोल होने के बाद। तो ये काफ़ी एक फ़ायदा होता है एम्बोलाइजेशन का। अब हम एक एक करके हेमरेजेस जो ब्लीडिंग है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो ब्रेन हेमरेज है, जो मैंने आपको पहले बताया, ब्रेन हेमरेज जो है सबसे कॉमनली इंट्राक्रेनियल हेमरेज इसको बोलते हैं, जो कि खासकर अगर सबएरेक्नॉइड हेमरेज टाइप का हुआ है, मतलब ब्रेन हेमरेज में खास तरह का हेमरेज होता है सबएरेक्नॉइड हेमरेज। वो यूजली या तो कोई खून के गुच्छा है या फिर खून का कोई गोला है जिसको हम लोग एन्युरिज्म बोलते हैं, एन्युरिज्म या फिर आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन, उसके बनने की वजह से होता है। तो इसमें क्या हम ये करते हैं कि हम या फिर अगर एन्युरिज्म है तो कॉइल उसके अंदर, और नहीं तो अगर आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन है तो उसमें हम लोग अपना ग्लू डाल के इस गुच्छे को बंद कर देते हैं। जो एपिस्टैक्सिस है, मतलब जो नाक से ब्लीडिंग हो रही है, ये यूजली उन मरीजों में होती है जिनमें बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ होता है, खासकर उस तरह के मरीज जो कि खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, मतलब एंटीप्लेटलेट जैसे कि इकोस्प्रिन हो गया, फिर ब्रिलिंटा हो गया। ये दवाएं काफ़ी कॉमनली दी जाती हैं उन दिल के मरीजों को। तो ऐसे लोग ध्यान रखें कि इन मरीजों का ये दवा रोकनी ज़रूरी है। तो यूजली जो एपिसैक्सिस का ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें क्या करते हैं, जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है नाक के अंदर काफ़ी सारे कॉटन के पीसेस डाल के उसको पैक कर देते हैं ताकि वो ब्लीडिंग रुक जाए। लेकिन इसमें बात समझें कि अगर फिर भी ब्लीडिंग नहीं हुई तो वही ब्लीडिंग अंदर ही अंदर होती रहती है, नाक से बाहर नहीं आती लेकिन अंदर ही अंदर होती रहती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए एम्बोलाइजेशन का इस्तेमाल हम लोग अक्सर करते हैं, जो कि काफ़ी कारगर रहता है। इसके अलावा हम लोग जो तीसरे तरह का है जिसको हम लोग हेमोप्टिसिस बोलते हैं। जो हेमोप्टिसिस है मतलब थूक में खून आना। तो जो जब थूक में खून आता है तो यूजली ये जो ट्यूबरकुलोसिस के मरीज होते हैं उनमें ये चीज़ होती है, या फिर ऐसे मरीज जिनको छाती का कोई इन्फेक्शन रहा है, या तो छाती के इन्फेक्शन या फिर ट्यूबरकुलोसिस में होता ये है कि जो लंग की जो फेफड़े की नसें होती हैं उनमें चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो नसों से ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहती है। एंड लंग्स फेफड़ों में प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ी सी भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो ब्लीडिंग ऐसा तो है नहीं कि हमेशा बाहर ही आएगी, वो अंदर ही अंदर फेफड़ों में भी इकट्ठा होती है, और वो इकट्ठा होकर फेफड़े की जो सांस की नलियाँ होती हैं उसको ब्लॉक कर देती है। और मरीज को ब्लीडिंग होने के साथ, मतलब बीपी गिरने के साथ, सांस भी रुकने, सांस की नली ब्लॉक होने से मरीज को चोक होने लगता है, जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। ये जो तीसरी तरह की ब्लीडिंग है जिसको हम लोग हेमोप्टिसिस बोलते हैं, ये यूजली जो लंग का फेफड़े के जो इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि टीबी हो गया या फिर कोई और इन्फेक्शन अगर लंग्स में है उसमें ये होता है। तो इस बीमारी में होता ये है कि जो इन्फेक्शन जो है वो अगर खून की नसों तक पहुंच जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग चालू हो जाती है और मरीज को ब्लीडिंग होती रहती है। फेफड़े में हेमोप्टिसिस से ब्लीडिंग होने का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये है, मतलब थूक में खून आने से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये ब्लीडिंग सिर्फ थूक में ही बाहर नहीं आती है, फेफड़ों में भी अंदर रहती है, और ये जो है मरीज का जो फेफड़ा है उसकी खून की नसों को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है, और खून की नसों की ब्लीडिंग होने के साथ मरीज की जो सांस की नलियाँ हैं वो भी चोक हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा करती है, क्योंकि ऐसे में मरीज को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो जो हेमोप्टिसिस होती है इसका जो सबसे बढ़िया इलाज होता है उसको हम लोग ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। ब्रोंकियल आर्टरी मतलब एक इस तरह की खून की नस होती हैं जो कि फेफड़ों की सबसे छोटी नसें होती हैं जो कि फेफड़ों में सप्लाई करती हैं, और यही नसें सबसे ज़्यादा टीबी से खराब हो जाती हैं। तो इन नसों को हम जाके बंद कर देते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखें कि जो फेफड़े की बाकी खून की नसें हैं वो चालू रहती हैं, तो ऐसा कुछ मेजर इसमें एम्बोलाइजेशन करने के बाद प्रॉब्लम नहीं आता। इसके अलावा जो अब हम चौथा जो बात करेंगे जिस ब्लीडिंग के बारे में, इसको हम लोग हिमैट एमिसिस बोलते हैं। हिमैट एमिसिस मतलब उल्टी में खून आना। तो जो उल्टी में जो खून आता है यूजली ये लिवर डिजीज वाले मरीजों में होता है, और इस बीमारी में होता क्या है कि जो मरीज का लीवर है उस पर अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगे तो उसकी लीवर खराब होने की वजह से मरीज की जो जो लीवर की खून की नसें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और वो नसें फट जाती हैं, और जिस वजह से मरीज को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। यूजली इन डिजीजेज में हम लोग एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं जिसको हम लोग बैलून रेट्रोग्रेड ऑब्लिटरेशन ऑफ गैस्ट्रिक वेरिसेस बोलते हैं, BRTO करके इसका नाम है। इसमें हम जो एक खून की नसें हैं जो फट रही हैं उसमें एक बैलून रख के दवा डाल के इनको बंद कर देते हैं। या फिर अगर लीवर की नसों का बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा हुआ है
तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि हमारा एक बाईपास वाली सर्जरी होती है जो बिना चीरे फाड़े की जाती है। गर्दन की खून की नस में पतला सी सुई लगा के तार डाल के हम लीवर में एक बाईपास बना देते हैं ताकि जितना भी बढ़ा हुआ लीवर में प्रेशर है वो सारा का सारा निकल जाए। इसके अलावा अगर कोई महिला है जिसको ब्लीडिंग या फिर माहवारी की बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मतलब खासकर ऐसी महिलाएं जिनका अभी रिसेंट में बच्चा डिलीवर हुआ है, उनमें ये कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हम लोग यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं। तो ये ब्लीडिंग कई कारणों से हो सकती है। या तो मरीज को कोई रसौली है या फिर उसको एडेनोमाइसिस करके एक बीमारी है, और ये इन सारी ब्लीडिंग के इश्यूज वाली महिलाओं में हम लोग ये करते हैं कि हमारा एक ट्रीटमेंट होता है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलेशन। मतलब हम लोग क्या करते हैं, बच्चेदानी की जो खून की नस होती है उसके अंदर जाके हम पतले पतले कैथेटर से एम्बोलिक पार्टिकल डाल देते हैं ताकि वो खून की नसें बच्चेदानी की बंद हो जाएं, और वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही बंद रहती हैं ताकि उतनी देर में ब्लीडिंग रुक जाए, और उसके बाद वो नसें अपने आप वो पार्टिकल गल जाते हैं और जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाती है। लेकिन उसके बाद ये पार्टिकल जब गलते हैं तो वापस बच्चेदानी की खून की सप्लाई चालू हो जाती है, जिससे बच्चेदानी खराब नहीं होती। तो और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात समझने की है कि कई बार जब अगर बच्चेदानी से ब्लीडिंग होती है तो घर वाले या फिर डॉक्टर सब लोग घबरा जाते हैं और वो बच्चेदानी निकाल लेते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई महिला है जो यंग है लेकिन उसका अगर बच्चेदानी अभी जल्दी निकल जाएगा तो वो बाद में और बच्चे भी नहीं कर पाएगी। तो ऐसे केसेस में खासकर ज़रूरी है कि बच्चेदानी हम बचाएं। तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन से हम बच्चेदानी को बचा लेते हैं। इसके अलावा कई बार पर रेक्टल ब्लीडिंग के मरीज आते हैं। पर रेक्टल मतलब जो ब्लड इन स्टूल मैंने आपको बताया था, मतलब संडास के रास्ते अगर या फिर लैट्रिन में मरीज को ब्लीडिंग हो रही है तो ये ज़्यादातर हेमोरॉइड की वजह से होता है। और हेमोरॉइड मतलब आप ये लगाइए बावासीर, सर्जरी की जाती है जिसमें हेमोरॉइड को लेज़र से कर देते हैं। लेकिन इसका एक और बिना चीरे फाड़े वाला इलाज है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हेमोरॉइड की जो आर्टरी होती है, जो बावासीर की खून की सप्लाई होती है, उसको हम बंद कर देते हैं और उससे ब्लीडिंग रुक जाती है। इसमें हम एम्बुलाइज करने के लिए इसमें हम कई तरह के प्लैटिनम के बने हुए छल्ले डालते हैं। तो ये बात समझें कि क्योंकि ये जो एम्बुलाइजेशन का मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया ये बहुत ही नए हैं, और मतलब हमारे देश के लिए नए हैं। वैसे विदेशों में यही ट्रीटमेंट सबसे एडवांस माने जाते हैं और यही ट्रीटमेंट रिकमेंडेड भी होते हैं। तो कभी भी अगर ऐसा कोई मरीज़ है जिसको या तो इनमें से कोई भी बीमारी है और वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो इस बात को समझे कि हमेशा अपने डॉक्टर से डिमांड करें कि हमको एम्बुलाइजेशन वाला ट्रीटमेंट के लिए एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से बात करें ताकि समय रहते मरीज़ की जान बचाई जा सके। धन्यवाद।